नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश की संसद में बजट पेश किया। ये निर्मला सीतारमन का 7वां बजट था और मोदी 3.0 का पहला बजट था। इस बजट से रियल एस्टेट सेक्टर को क्या कुछ मिला है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गृहम हाउसिंग एंड फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष जायसवाल जी। इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। मनीष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एचडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क से जुड़ने के लिए। तो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है। मैं पहले तो आपसे समझना चाहूंगा कि रियल एस्टेट के क्षेत्र में इस बजट में क्या विशेष है। शशांक जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अगर हम स्ट्रेट मुद्दे पे आते हैं तो इस बजट में खासतौर से ध्यान दिया गया है लो इनकम ग्रुप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, फार्मर्स, विमेन। इस बजट पे खास तौर से ये 4 कैटेगरीज पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो सरकार का इंडिपेंडेंस के बाद सबसे अच्छी स्कीम जिससे लोगों के घरों में जो फायदे हुए हैं वो थे प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिशन हाउसिंग फॉर ऑल में ये 31 मार्च 2022 को ये समाप्त हो गया था। इसको रीइंस्टेट किया गया है। ये प्रधानमंत्री जी ने ऑफिस में आने के पहले दिन में ही ये ऐलान किया कि 3 करोड़ घरों की योजना बनाई जाएगी और इस बजट में 10 लाख करोड़ का एलोकेशन की बात की है और यहाँ तक बताया गया है कि 2.2 लाख करोड़ की सब्सिडीज पीएमएवाई के प्रोग्राम में लोगों तक पहुंचाएंगे। और भी कई बातें की गई और यहाँ तक बोला गया है कि जो डिजिटल मैपिंग और डिजिटाइजेशन की जो प्रतिक्रिया है वो भी काफ़ी जोरों शोरों से उस पर बात की गई है। विमेन के लिए खास तौर से स्टेट्स को प्रोत्साहित किया है कि वो स्टैम्प ड्यूटीज को घटाएं। तो ऐसे काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं जिससे रियल एस्टेट में इम्पैक्ट आएगा। कुछ चर्चा थी जिसका शोर ज़्यादा है कि इंडेक्सेशन को लेके इनकम टैक्स के फायदे या नुकसान। मेरे हिसाब से होम और हाउस में फ़र्क होता है। जो होम में होते हैं उनको इन सब चीज़ों की तकलीफ नहीं होती क्योंकि उनके लिए होम एक इनवैल्यूएबल एसेट होता है, उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो जो हाउस में खरीद बेच के बारे में सोचते हैं जहाँ पे इंडेक्सेशन के बेनिफिट, उसमें भी उन्होंने कुछ किफायत दी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की। ओवरऑल आई फेल्ट दैट फ्रॉम रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू एज अ सेक्टर घर का निर्माण पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होना चाहिए, वो बना हुआ है और वो ही रियल एस्टेट सेक्टर को एक जेन्युइन नॉन स्पेकुलेटिव कंजम्पशन ओरिएंटेड बेसिक जो नीड्स हैं ह्यूमन की वो ऑनर करने के लिए जो बजट बनाया है वो ये बजट है। मनीष जी, इंडेक्सेशन की आपने बात की, काफी ट्विटर पर भी और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। मैं समझना चाहूंगा आज जो आम आदमी जिसको इतना टेक्निकल जार्गन को नहीं समझ में आता है, उसके लिए समझाइए कि इंडेक्सेशन क्या है और इससे क्या फर्क देखने को मिलने वाला है। मैं प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं उस नजरिए से इस बजट को नहीं देखना चाहता हूं क्योंकि बजट में दो बातें की गई हैं। एक है जहां पे टैक्स का थोड़ा चोट आएगा अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, चाहे इक्विटी हो या रियल एस्टेट हो। दोनों पे जो मेरा समझना है, जब एक इंसान इन्वेस्टमेंट करता है और उसको मुनाफा होता है तो फ्रॉम द गेन देयर इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन विच गोज एज टैक्स।
either a long term capital gains tax or a short term capital gains tax for somebody who's already making money. वहां से अगर 0.5%, 1% अगर वहां से कमी होती है तो वो चोट बहुत कम है, बल्कि कि जब आप 3 करोड़ लोगों के पास घर ही नहीं है और आप उनके पहले घर का निर्माण कर रहे हैं, और ये let us call it that this budget is all inclusive budget and also a coalition inclusive budget. There are subsidies required for 2 states which also need special attention. तो ये सबको देख के ये जो बनाया है, तो मेरे हिसाब से ये 1-2 दिन का शोर है, मार्केट इसको एब्जॉर्ब करेंगी और करना भी चाहिए। जो रियल मैटर है इस बजट का वो कुछ और है, वो रियल भारत का निर्माण है, बड़ा लॉन्ग टर्म विजन है इस बजट का, तो उसका मैं खास तौर से ऑनर करता हूं। आपको जो मेन क्वेश्चन है इंडेक्सेशन का, जैसे 100 रुपए की चीज है, इन्फ्लेशन हर साल 5% का है, अगर आपने समझिए 10 साल इन्फ्लेशन चलाया तो कंपाउंडेड वो 50-60 रुपए बन जाता है, यानी 100 की वैल्यू 160 बन जाती है। तो ये जो आप टैक्स देते थे वो 160 रुपए के ऊपर अगर आपने किसी एसेट को 200 पे बेचा तो आप 160 से 200 जो 40 रुपए का है मुनाफा, उस पे आप पहले टैक्स देते थे और आप 20% देते थे। अब क्या हो गया है कि आपको 100 से 200 यानी जो 100 का इंक्रीज हुआ है उस पे आपको 12.5% टैक्स देना है। तो फर्क यही है, थोड़ा बहुत टैक्स शायद कुछ केसेस में बढ़ेगा, हो सकता है कुछ केस में नहीं भी बढ़ेगा, लेकिन ये सिंप्लीफाई कर देता है मैटर्स को, और मेरे हिसाब से ये एक सिंप्लीफिकेशन स्ट्रैटेजी है। एंड आई थिंक टैक्स जितना सिंप्लीफाइड हो, जीएसटी जितना सिंप्लीफाइड हो, उतना ही एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेस के लिए ये बहुत अच्छा होता है। आने वाले समय में कोई घर खरीदने वालों के लिए रियायत देख रहे हैं आप कहीं? अभी गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आया है, और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पिछले वक्त एक सब्सिडी थी, इसका हम अनुमान ही कर सकते हैं, क्योंकि ये गैजेट नोटिफिकेशन और स्कीम्स की डिटेल्स अभी आनी है। अगर वो पिछली बार जैसे आया और वैसे ही सब्सिडीज, अगर जिन लोगों के पास पहला घर भी नहीं है, पक्का घर नहीं है, कच्चे घर में रहते हैं, तो उनका बहुत भला हो सकता है। जो पीछे स्कीम्स भी थी सरकार की, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की, जहां पे गवर्नमेंट सब्सिडी पास कराती थी नेशनल हाउसिंग बैंक से, हम उम्मीद करते हैं वो सारी स्कीम्स वापस आनी चाहिए और आएंगी, क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है और सरकार से जो चर्चा भी होती है कमिटीज में, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये मैटर ऑफ टाइम है, मैटर ऑफ डिटेल है, वो आने वाला है, और इसमें काफी प्रोत्साहन मिलेगा। जो पहली बार स्पेशली लेबर क्लास, लो इनकम ग्रुप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, खासतौर से विमेन, और जो रियल इंडिया में है, भारत के पेरी अर्बन या अर्बन पुअर कैटेगरीज जो की बातें की गई हैं, तो उसमें मुझको लगता है कि उसके डिटेल्स आने पे पूरी बात का डिटेल्स हमें और आएगा, लेकिन उस दिशा में काम होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के कई और भी पिलर्स हैं। एक है बीएलसी, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जो तमिलनाडु में बहुत अच्छा चला, और उसमें स्टेट और सेंटर अगर साथ मिलके काम करेंगे तो बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन में भी अच्छा काम हो सकता है। दूसरा है कि वो कॉर्पोरेशंस के साथ काम करती हैं, और उनका एक स्कीम है अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप्स में वो काम करते हैं, जैसे कुछ स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र में है और हरियाणा में है। तो ये बॉडीज अगर साथ में और इसका स्कीम का खुलासा होगा तो उसमें काफी जबरदस्त तौर से इस पे लोगों को अपने घर में रहने का एक जो ड्रीम होता है वो पूरा होगा। और ये जो चेंज होता है, स्ट्रक्चरल चेंज इकोनॉमी का, ये लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग, इंक्लूसिव होता है, और ये 400 इंडस्ट्रीज को पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये स्कीम जैसी जल्दी अभी अनाउंस हो जाएंगी, रोल आउट होंगी, एग्जीक्यूशन उसका तेजी से आएगा, तो उसका बहुत प्रभाव होगा इकोनॉमी पे पॉजिटिव साइड। मनीष जी, आपने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, उसका जो बजट है वो 30,170 करोड़ जो है वो धनराशि आवंटन की है सरकार ने इस बार, जो कि पिछले बार से 20.19% ज्यादा है।
तो प्रधानमंत्री आवास योजना से मैं ये समझना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में आप हैं तो क्या आप देखते हैं कि जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है उस तक ये योजना का लाभ पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है? मतलब ये जो सिर्फ विज्ञापनों तक लिमिटेड है प्रधानमंत्री आवास योजना की, इसका असर मतलब कि कुछ लाभार्थी है इसके, या ये एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर इसका लोगों को लाभ हो रहा है बड़े पैमाने पर? मुझे नौकरी करते शायद 32 साल हो गए हैं और इतना मैं कह सकता हूं कि इंडिपेंडेंस के बाद अगर किसी स्कीम ने जमीन पे एक कस्टमर की अगर जिंदगी बदली है तो ये स्कीम है। जब ये स्कीम चल रहा था, हमने स्कीम को जब तक हम समझ पाए, हमने अडॉप्ट किया, उस वक्त कोविड आ गया था। लेकिन उसके बाद भी एक वक्त था कि 60% हमारे कस्टमर्स थे जो होम लोन कस्टमर्स थे, उनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट था। जैसे किसी ने 15 लाख का घर लिया और 12 लाख का लोन था, तो एक कस्टमर को 2,20,000 की सब्सिडी उसके लोन अकाउंट में आई। उसका इंस्टॉलमेंट 2,500 से 3,000 रुपए कम हुआ और ये बेनिफिट्स ये हजारों लाखों कस्टमर्स को मिले हैं। ये डेटा पूरे पब्लिक डोमेन में है। और छोटे घरों में जब 3,000 या 2,500-3,000 की सब्सिडी मिलती है तो बच्चे की फीस की पूर्ति होती है। और कई जगहों पे तो बेसिक फूड यानी मिल्क, एग्स, दाल, फ्रूट, वेजिटेबल्स का एक बजट बन जाता है। तो ये बहुत डीप इम्पैक्ट देने वाला स्कीम है। मेरे हिसाब से ये स्कीम को जो एक 1.5 साल बंद हो गया था, अभी ये वापस आ रहा है, तो इसकी बहुत सराहना की जा रही है। और इसका कुछ ऐसे जो कुछ लोग इसका शोषण करते हैं, वो सजेशंस भी मैंने दिए हैं। अगर वो स्कीम्स को लॉक कर दें कि कोई भी घर खरीद के 5 साल तक बेच ना पाए, लोन को ट्रांसफर नहीं करे, तो इसमें जो थोड़ी बहुत भी जो लूपहोल्स हैं वो भी बंद हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसको अच्छे पैमाने पे करना चाहिए काम। अभी प्रधानमंत्री के साथ मेरा तो मानना है कि मुख्यमंत्री को भी साथ आके इसको इंटीग्रेट करके मुख्यमंत्री आवास योजना भी बनानी चाहिए ऐसी स्कीम्स की, क्योंकि अब सरकार ने बहुत कुछ कर दिया है सेंटर पे। अब स्टेट्स को बहुत काम करना है। अब स्टेट्स को आगे जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई हैं इस बजट में और पीछे भी, अब स्टेट्स इसको आगे ले जाएं तो एक स्टेट में बहुत फायदा होगा। हमारी जो मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स हैं जहां बहुत हाई आबादी है, वहां पे खासतौर से इन स्कीम्स को बहुत ज्यादा अच्छे से ले जाना चाहिए। मनीष जी, थोड़ा अगर दर्शकों के लिए आप प्रक्रिया समझा दें कि किस तरीके से अप्लाई होता है, किस तरीके से घर मिलता है, पूरी एक प्रक्रिया अगर आप शॉर्ट में समझा पाए प्रधानमंत्री आवास योजना की, और कितना आसान है, कितना एक्सेसिबल है जो जिन लोग इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि बहुत पैसे वाले लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो मतलब काफी गरीब तबके के लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये क्या उनके लिए मतलब कितनी आसानी है इस चीज में, ये थोड़ा समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि जो पीछे हुआ मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं। अभी जो नई पॉलिसी नहीं आई है उसके बारे में मेरा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन जो पीछे स्कीम थी उसके अनुरूप ही नई स्कीम का अगर संविधान होगा तो उसके निम्न फायदे होंगे। पहली बात, ये स्कीम हाई इनकम ग्रुप के लिए नहीं है। ये स्कीम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप की, यानी जिसमें एक कस्टमर या एक फैमिली जो साल में 3 लाख से 6 लाख या 6 लाख से 9 लाख अगर कमाती है, तो ये स्कीम उसके लिए होती है जिसके घर के जिसकी कमाई होती है वो 30,000 से 50,000 के बीच पर माह की होती है। ये स्कीम उन लोगों के लिए होती है। फिर ये स्कीम उनके लिए है जिनके पास खुद का घर नहीं है या वो कच्चे घर में रहते हैं। और तीसरी ये स्कीम उनके लिए थी जो सरकार के बनाई हुई नोटिफाइड एरिया, भी नोटिफाइड एरिया 5,000 से शायद ज्यादा भी हो गए हैं, वो मुख्य तौर पे भारत के 70-80% पिन कोड्स को कवर करती हैं। तो ये स्कीम्स बेसिक स्तर पे ये उन लोगों के लिए है और ये बड़ी आसान स्कीम है। यानी आपको अगर इतना हमने सहूलियत बनाया है सरकार के साथ मिलके काम करके कि अगर आपको घर लेना है, आप घर ले लीजिए और आपके 3 या 4 क्वालिफिकेशंस हैं, वो हम उनको जब मैं जस्ट बताए कि आप
घर में एक विमेन होनी चाहिए जिनके नाम जो को बॉर्वर में आनी चाहिए, उनके नाम पे घर होना चाहिए या वो को बॉर्वर होके आए। कच्चा घर होना चाहिए। आमदनी मैंने बता दी कि जिनकी 25,000 से 50,000 के बीच के माह की इनकम है और वो एरियाज में अगर है, तो ये चारों कस्टमर्स के लिए स्कीम बेनिफिट है। ये स्कीम का तरीका इस प्रकार का, जैसे आपने लोन ले लिया है 12 लाख का, जैसे मैंने पहले बताया। लोन लेने के बाद आपके डिटेल्स हम अपने माध्यम से सरकार के पास भेजते हैं, जो जाती है नेशनल हाउसिंग बैंक को, वहां से जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स को। ये इसको कस्टमर से का कोई सामने नहीं होता, पूरी डिटेल्स हम ही लेते हैं कस्टमर से, सरकार को भेजते हैं। उसके बाद सरकार डायरेक्ट कस्टमर को इंटीमेट करती है, जो जिनका सब्सिडी पास हो जाता है उनको इन्फॉर्म करती है। और वो अमाउंट है, जैसे 2,20,000 है, तो 12 लाख का लोन है तो 2,20,000 उसके डायरेक्ट लोन अकाउंट में आता है, जिससे उसका लोन सीधे 12 लाख से घट के 980 हो जाता है। अगर उसका 12 लाख पे इंस्टॉलमेंट समझिए 12,000 था, तो 980 पे उसका इंस्टॉलमेंट 9,800 बन जाता है। तो उसको अगले महीने से ही उसको ये 2,200 पर मंथ का, ये मेरा अनुमान है, उस हिसाब से उतना उसको इंस्टॉलमेंट का मुनाफा होता है, फायदा होता है। तो इस तरह से स्कीम चलती है। बहुत ही आसान स्कीम है और इसके जेन्युइन इम्पैक्ट। मनीष जी, जैसे मैं अब हम लोग इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र में म्हाडा है, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वो म्हाडा की लॉटरी में अप्लाई करते हैं, फिर उनको घर मिलता है। तो मैंने काफी ये सुना है, जब म्हाडा की लॉटरी का शुरू होता है तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि किस तरीके से अप्लाई किया जाए और कैसे मिलता है वो। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को थोड़ी और इसमें मतलब जो है अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए? मैं इतना जानता हूं कि म्हाडा की सब्सिडरी है, उसका नाम है MSDC, महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये बहुत ही नायाब काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और शायद जैसे मैं आपसे बात करता हूं तो शोलापुर में जैसे जगह पे, वहां पे 10,000 अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। ऐसे शायद वो टिटवाला में बना रहे हैं, सतारा में बना रहे हैं, नागपुर में बना रहे हैं। तो 50,000 अपार्टमेंट्स का निर्माण कर रहे हैं। और ये जब अपार्टमेंट्स बनते हैं तो उसके बाद ये इनका जो प्राइस होता है वो काफी अफोर्डेबल होता है। और इसमें लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी सिस्टम में लोकल मार्केट्स में लॉटरी की जाती है, लोग अप्लाई करते हैं, जिनका लॉटरी लगता है उनको ही मिल पाता, क्योंकि इतने अपार्टमेंट्स होते ही नहीं हैं। तो ये लोकल मार्केट्स में बड़ी चर्चित होती हैं, लोगों को पता होता है। तो आप जिस शहर के हैं उसके आसपास जोर शोर से इसका पब्लिसिटी की जाती है। और हम लोग खुद भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अलाइन करते हैं, साथ में काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये इशू जो ज्यादा है वो सप्लाई साइड का है, कि अपार्टमेंट्स बन जाए तो वो बिक जाएंगे और लोग उसमें रह जाएंगे। आपको जाके कस्टमर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लोकल मार्केट में इतनी अवेयरनेस हो जाती है, बन जाती है, और सभी लोग म्हाडा के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र का एक एक इंसान जानता है, वो वेट भी करता है, और वो बाकायदा इनका पब्लिसिटी भी होता है, अनाउंसमेंट भी होता है। और लोकल मार्केट में जहां जहां इनकी स्कीम्स होती हैं तो उसका मुझे लगता है कि उसकी चर्चा काफी होती है। ये होना चाहिए कि जो MSDC की टेक्नोलॉजीज अभी लेके आई है वो बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजीज हैं, जिसको अपार्टमेंट को बनाने में साल 1.5 साल लगता था, अब ये लोगों ने नए इवॉल्व टेक्नोलॉजीज से, कंजर्वेशन से, मेरे हिसाब से 12-15 दिन में स्लैब बनाते हैं, 6-6 महीने में बिल्डिंग बना के खड़ी कर देते हैं। अब इनके पास और फंडिंग अगर इनको अच्छी तरह से मिल जाए और ये स्टेट्स को लेके आगे बढ़े तो ये पूरी काया पलट हो सकती है। सर, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के बारे में भी एक ऐलान हुआ था, मैं चाहूंगा कि उसको भी थोड़ा सा आसान शब्दों में अगर आप समझा सके तो। ये बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया है वित्त मंत्री जी ने, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को इसको पूरी तरह से, ये समझ लीजिए कि एक गांव में एक बड़ा लार्ज लैंड होता है, वो लैंड को टुकड़ों में लोग बांट के उसमें अपना घर बना के रहते हैं, लेकिन जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं वहां पे वो एक बड़े लैंड के बारे में ही चर्चा होती है, छोटे छोटे घरों के बारे में
उसको डिमार्केट करके एक फाइनेंशियर हमारे जैसा उसको जाके देखना पड़ता है और बताना पड़ता है कि ये इतने बड़े लैंड में ये जो टुकड़ा था ये शशांक जी का घर है और ये घर किसी और का है, ये घर किसी और का है। तो आपको ये काम बड़ी फिजिकली तौर पे करना पड़ता है। अगर ये टेक्नोलॉजी समझिए आम शब्दों में ऐसी हो जाए कि आपका घर का एड्रेस अगर मैं गूगल मैप पे ढूंढ पाऊं तो आप खुद ही बहुत संतुष्ट रहेंगे और फाइनेंशियर भी संतुष्ट रहेंगे क्योंकि आपका लैंड डिमार्केटेड है, आइडेंटिफाइड है। और ये कैडेस्ट्रल मैपिंग जो बोलते हैं, यहाँ पे उसका बंटवारा करके टेक्नोलॉजीज इसको सरकार के पास उसके रिकॉर्ड में नहीं बल्कि उसको उठा के गूगल मैप पे लेके आ जाए। तो ये तरह से लैंड का आइडेंटिफिकेशन, उसको नंबर देना, और उस नंबर का नाम है उलपिन। अगर वो अलॉट हो जाए, जैसे हर इंसान का नाम होता है, हर घर का भी एक नंबर हो जाए आइडेंटिफाइड और वो नक्शे पे दिख जाए, तो ये एक तरह से लैंड की मार्केटेबिलिटी, ओनरशिप, टाइटल बहुत क्लीन तरीके से ये साफ हो जाती है और ये बहुत प्रोत्साहन करता है फाइनेंसिंग में भी और लैंड को कोलैटरल देने में भी। आगे चल के किसी एंटरप्रेन्योर को उसके अगेंस्ट लोन चाहिए तो भी आराम से उसको लोन मिल सकता है। तो ये मेरे हिसाब से ये बहुत जबरदस्त अनाउंसमेंट है और ये अब इसके एग्जीक्यूशन को देखना है कि ये किस तरह से इसको लोग आगे ले जाते हैं। सेंटर स्टेट के कोऑर्डिनेशन में ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए इस बॉल को, इसको आगे चलना चाहिए क्योंकि काफी स्टेट साउथ की उन्होंने पूरा डिजिटाइजेशन काफी अच्छे से किया हुआ है। कुछ हद तक वेस्ट में भी हुआ है, नॉर्थ अभी काफी खाली बचा हुआ है। तो ये जितनी तेजी से इसका डिजिटाइजेशन होगा उतना काफी अच्छा इसका प्रभाव रहेगा लोगों पे और मार्केट्स पे। जी सर, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन को लेके सरकार ने राज्य सरकार से कहा है कि राज्य सरकारों को जो है स्टैम्प ड्यूटी पे एक बार फिर विचार करना चाहिए और उसमें कटौती लाने की कोशिश होनी चाहिए। मैं समझना चाहूंगा कि ऐसा क्यों है कि अपने देश में हर राज्य में अलग स्टैम्प ड्यूटी का वो है, एक रेगुलराइज्ड क्यों नहीं हो सकता, एक यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता स्टैम्प ड्यूटी? ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये सेंट्रल सब्जेक्ट स्टैम्प ड्यूटी का नहीं है। इसके लिए अलग संविधान और बिल पास करना पड़ेगा। वो बड़ा जो स्टेट सब्जेक्ट है तो वो स्टेट्स डिसाइड करती हैं कि वो अंडर द स्टेट स्टैम्प एक्ट कि वो क्या उनको उनको अपना बजट देख के किस तरह से स्टैम्प ड्यूटी लेवी करनी चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से जो अभी चल रहा है ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं सरकार ने डायरेक्शन दिया है कि विमेन के लिए आप स्टैम्प ड्यूटी कम कीजिए जो लेडीज अपना घर बनाना चाहें या रजिस्टर करना चाहें। तो मेरे हिसाब से ये डायरेक्शन सेंटर ने स्टेट को अच्छा डायरेक्शन दिया है क्योंकि सेंटर काफी डेवोल्यूशन करके रेवेन्यू शेयर कर रही है स्टेट्स के साथ, और सेंटर स्टेट जहाँ पे ताल्लुकात अच्छे हैं और बना सकते हैं और इसको ऑनर करेंगे तो वो उन स्टेट्स में स्टैम्प ड्यूटी बड़ा छोटा कंपोनेंट होता है। जैसे 10 लाख का अगर घर है तो स्टैम्प ड्यूटी मात्र 20-30 हजार रुपए का खर्चा होता है। अगर उसमें थोड़ी रियायत की जाए, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है वो कहीं ज्यादा होती है, तो उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो काफी हाई होता है। तो अगर स्टेट्स का होलिस्टिक व्यू लेके निर्णय लेते हैं तो छोटा सा इनिशियल रेवेन्यू को अगर आपने लॉस किया लेकिन आपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रेव अप कर दिया तो अच्छा होगा। मेरे हिसाब से ये जहां जहां नए घर का निर्माण हो रहा है अगर वहां पे अगर स्टेट्स लेके आती हैं तो स्टेट्स की स्टेट इकोनॉमी, स्टेट जीडीपी में भी काफी विकास होगा। जी सर, एक आखिरी सवाल लूंगा। इस बजट को 1 से 5 के बीच में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए आप कितना रेट करेंगे? सर्टेनली वेरी अबव 4, मैं 4.5 के बीच में इसको रेटिंग दूंगा। जी, और कोई स्पेसिफिक कारण उसके पीछे? बस कारण यही है कि जो थोड़ा सा 0.5% या 1 और जहां पे और हम इसको और अच्छा कर सकते थे वो ये था कि
जो लेंडिंग साइड पे एक्टिविटी होनी चाहिए जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को और बैंक्स को, यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि दिन पर दिन बैंक्स का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी डिपॉजिट ग्रोथ बैंक की कम हो रही है क्योंकि बैंक्स में आम कस्टमर अभी वो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसा नहीं रखता है, वो सिप में पैसा डाल रहा है। और आगे आने वाले वक्त में ये ऐसे ही और ये प्रतिक्रिया बढ़ती जाएगी और ये भारत का सेक्टोरल ग्रोथ जीडीपी का अगर 7-8% है तो क्रेडिट ग्रोथ 25-30% होगा। तो इसके लिए बॉन्ड मार्केट और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज फ्रेंचाइज बनाने के लिए कुछ और अच्छा सोच कर सकते थे, जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इरडा और आरबीआई, ये सब लोग मिलके अगर पेंशन फंड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इस सेक्टर में ला पाए तो जो हमें ये हाउसिंग का जो मार्केट है 30 लाख करोड़ का हम अनुमान करते हैं 5 साल में 50-60 करोड़ का हो जाएगा। तो इस इकोनॉमी में अगर ये एक डेवलपमेंट अगर हो जाएगा, होना चाहिए, सरकार कुछ कदम ले रही है थ्रू एनएचबी, एक बड़ी अच्छी कंपनी फॉर्म की है आरडीसीएल जो रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज के लिए काम करेंगी। लेकिन यहाँ पे अब पेंशन फंड्स का, इंश्योरेंस का जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है वो घर जैसे लॉन्ग टर्म एसेट में उसका हैंडशेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुझको लगता है कि ये एक चीज है जहां पे बहुत जोर का प्रयास होना चाहिए और जहां काफी काम होना चाहिए। जी जी, मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को काफी जानकारी मिली होगी इस इंटरव्यू से। थैंक यू वेरी मच। Pleasure is mine. Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.